बुलाना चाहती हूँ मिस अर्चना कुमार और कौसर नवाज को, जो प्रस्तुत करेंगे संपूर्ण भारत के कोर्टिजन्स की याद में कविता, नृत्य और मंच के जरिए महफिले रक्स व मौसीकी, द कोर्टिजन्स प्रोजेक्ट। Arbitrary blackness exists. I shut my eyes, and all the world drops dead. I dreamed that you bewitched me into bed and sung me moonstruck, kissed me quite the same. I shut my eyes, and all the world drops dead. I think inside my head. God topples from the sky. Hell's fire fade. Exit Seraphim saves men. I shut my eyes and all the world drops dead. I fancy to return the way you said. But I grow old and I forget your name and mine perhaps. I made it all out inside of my head. I should have loved the thunderbirds dead. At least when spring came, they would roll back at me. I shut my eyes, and all the wild drops dead. I think I made you up inside my head. आज की शाम उन कलाकारों की है जिन्होंने मजलिसी आदाब में एक नया नशा दिखाया। आज की शाम उन कलाकारों की है जिन्होंने अपनी आरज़ू सवार आने वाली नस्ल को एक नया रास्ता दिखाया कि आने वाली पीढ़ी उनकी उंगली थाम आगे बढ़ सके। बेसिकली they paved the way to a better world for us to take over. आज की शाम बेगम अख्तर के नाम, आज की शाम बेगम समरू के नाम, आज की शाम चंद्रमुखी के नाम। They all had one thing in common. They openly expressed their deepest desires and dreams of love with a raw, unfiltered honesty. For these women, for these brave women, including yours truly, consider their performance space, their temple, a sacred space. And so, it was just natural for them, just like me, to surrender, to admit, to accept, to express, to entertain, and of course, finally, to love. This evening is about all these women, these fearless women who openly express their desires, their love, and hit all the restrictions. This evening is about them and about what makes them them. Is the everyday perseverance, the everyday practice, the everyday rehearsal, रोज का रियाज, एक रियाज, किसी की अजान तो किसी का अलार्म, ये हर रोज होता है, ये रियाज, किसी की तकलीफ है तो किसी का सुकून, ये शुरू अपनी मर्जी से खत्म अपनी मर्जी पे, ये रियाज, ये दिल को बेचैन करे, ये सहन से बातें करता, ये रियाज। मेरे आज होने से लेकर मेरी गैर मौजूदगी में तक साथ में भी चलता है, रह कर भी आता है, ये रियाज।
मंडेन से अलग है, ये मंडेन है लेकिन अलग है। ये दुनिया इधर उधर हो जाए, ना कोई सलसला, ना कोई जुम्बिश, ना कोई आहट, ना करी बहुत सी कोशिश, कोई नहीं रोक सकता। ये रियाज की संस्कार, ये गुल भी फन का गुलदान, हर रोज ये खाता काटों का गुलिस्तान। कहो तो बुला कभी मैं शराब, ये यार ये चांद भी, ये ताब भी, ये खरगोश भी, ये किस्म के कुछ, ये देर भी, ये है कुछ, ये रियाज, ये सब कुछ है और नहीं भी कुछ। ये रियाज ये मुझको बनाता है, ये मुझको बनाता, किसी के अजान को किसी का अलार्म। ये रियाज है, ना कोई दलदला, ना कोई जुम्बिश, ना कोई आहट, ना कोई जरा भी बहुत सी कोशिश, कोई नहीं इसे रोक सके। ये रियाज फनकार है साहब, ये रियाज। किसी की कलाकारी से मोहब्बत हो जाए तो उनकी कला फन आपको सुनने नहीं देगी। आप एक गाना 100 बार सुन सकते हैं अगर आपको पसंद, आपको कहानी 1000 बार सुन सकते हैं, आपको पसंद। अगर वो फनकार रोता है तो आप भी रुक जाते हैं, जब उनका दिल टूटता है तो आप बिगड़ जाते हैं। आज़ादी के 2 साल बाद और मेरे इंतजार के 4 साल बाद मैंने बेगम अख्तरी बाई को ऑल इंडिया रेडियो पर लखनऊ के पहली बार गाते हुए सुना। कुछ अर्से बाद वापस आए। मेरी खुशनसीबी कहिए या बदनसीबी, मैंने उनको पहली बार रोते हुए सुना, उसे ऑल इंडिया रेडियो। मुझे रहा नहीं, इस फनकार को मैं इतना पसंद करता हूँ, उनको रोते हुए सुंदर नहीं रहे। तो मैं निकल पड़ा लखनऊ, और अगले दिन मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वो अब लखनऊ में नहीं रहती हैं बेगम अख्तर, वो अभी फैजाबाद में रहती हैं, अपने खाना नहीं खाने। अगले दिन वहाँ पहुँच गया। मसला अजीब सी बात यह थी कि जब मैं वहां पहुंचा तो कोई मुझे उनका घर नहीं दिखा। मतलब उस गली में था, मुझे पता था उसी गली में उनका घर है, मगर मैं वहां घंटों उनका घर ढूंढता था। मुझे पान खाने की बहुत बड़ा शौक है, पान बहुत पसंद है और नर्म शाम का वक्त था, सड़क के बीचों बीच जफरानी इनमें लगी हुई हो, सड़क में एक पान का दुकान था। सोचा पानी ले लेता हूँ, जब तक ढूंढ रहा हूँ घर का। पान की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बड़ी शिद्दत के साथ तेजी से पान बना रहा है। टेबल पर 6 पान रखे हुए हैं, फिर भी तेजी कम नहीं हो रही। जाके मैंने अपनी फरमाइश की, जनाब मुझे सादा पान दीजिए, नम सुपारी के साथ मुझे सब सुपारी चाहिए। उस आदमी ने मेरी तरफ मुड़कर मैं अपने ख्याल तराशता रह गया कि बेगम साहिबा से मिलने पर मैं क्या करूं। हाँ, मिल तो लूंगा, कोशिश तो जारी है, शायद हो भी जाए। मिलने पर मैं उनसे क्या करूं। जैसे मोहन राकेश अपनी जीनियस कहानी में कहते हैं कि जीनियस एक फिनोमेना होता है, वो एक व्यक्ति या एक ग्रुप या कुछ नहीं। जीनियस उस व्यक्ति के हाव भाव से, उसके चेहरे की लकीरों से, उसके
तरीके से उसकी आंखों से नहीं होता। वो फिनोमेना बस उसके पास रहने से पता चलता है। वो एक फिनोमेना, वो एक रेडिएशन, वो रेडिएशन जो उसके आंखों में देखने से भी नहीं लगेगा। वो एक फिनोमेना जहां 5 डिग्री दिशा में जाना है, वो 7 डिग्री मेरी तरफ घूमता है और कहा बस लगा नहीं कि मैं इससे पूछूंगा तो ये पान तो नहीं दे रहा मुझे, घर का पता क्या है। तो वापस में सड़क की तरफ पहुंच गया। साइकिल पर एक जहाज भी जा रहा था, तो उस समय सरकार से लिखी था मैं बहुत देर से यहाँ घूम रहा हूँ, लखनऊ गया था, फिर फैजाबाद ही आ गया। मुझे अपनी गाड़ी का घर का पता था, उसने मुझे सीधा फौरन घर की तरफ पहुंचा। घर मिल गया और क्या नहीं, खाली हाथ नहीं जा सकते। हाँ, बेगम अख्तर अख्तरी भाई को जो मलिका फसल उनको पान खाने का बड़ा शौक। कंसेशन नजराने के तौर पर पान लेकर चला गया। वापस लौटा दुकान देखा तो एक नौजवान हट्टा उसी तेजी के साथ पान बना रहा। मैं जब यहाँ पे गुजर आदमी से गुजर कर रहा है, मेरा सदा नाम भूल के गया था क्या नहीं, मेरा पान दीजिए जनाब, मैं फकीर, वो मेरा पानी आज वो भी है, मुझे मेरा पानी दीजिए, मैं चला जाऊँगा और रात 10 पान अपने भाई वो गुजर चुके हैं, वो अभी जिंदा नहीं है। भाई अभी मैंने कुछ देर पहले पान बनाने में मेरा सादा पान लोगों को देख के गया, मैं इन वो रोज आकर 10 अख्तर भाई के लिए 10 पान बनाते हैं, निकल जाते ठीक है। अपना पान किया एक बात समझ में, जो पान बनवाते हैं, जो पान खाते हैं, अपना पान बड़ी तशवीश के साथ बनाओ। सादा पान कौन सा खाएगा? तरी भाई का अपना तरीका, घर भी गया, पान भी वहां पे थे, आखिरी भाई से कभी मिला, उनके घर में नहीं गए, मगर इतना जान गया कि उनका पान कैसे बनता है। सोचिए, अगर बेगम अख्तर ने ये न सोचा होता कि मुझे संगीत नहीं सीखनी, मुझे गाना ही नहीं, तो क्या होता? वोट उन्होंने अगर ये सोचा होता है कि मुझे कुछ नहीं करना, तो क्या होता? क्या वो मलिका रसूल क्या होता? लेकिन वो जो हुआ उसकी एक वजह है, जो वजह जिसकी वजह से आगे आने वाला हर एक इवेंट रिफ्लेक्ट करता है। इसकी भी यही वजह थी कि उन्होंने जो चुना उसकी जरूरत। तो आज जब आप बेगम अख्तर को सुने, तब आप भी वहाँ हैं, क्योंकि एक फनकार की ज़हनियत उसके फन से, उसके आर्ट से चलती है। तो आइए सुनते हैं कोयलिया मधुका। कर
दरअसल ये कारोबार जितना पेचीदा होता जाता है उतनी जरूरत है कहानियाँ सुनाई जाए सुनते रहें। जितनी बेमायनी ये जिंदगी मालूम होती है उतनी ही जरूरत है कि कहानियाँ सुनते और सुनाते रहें। क्या अगर आज ये मैं हम एक कहानी का हिस्सा ही तो है। आप अपनी कहानी से आए हैं और हम मान लीजिए ये आज हमारे सब कहानियों का एक क्रॉसओवर एपिसोड। मुगलों का तरफ खत्म हो चुका मगर अभी इससे गिरने में वक्त है। दिल्ली की तरफ पर शाह आलम से ही बैठा हुआ है। दिल्ली और मुल्क अभी पानीपत की तीसरी लड़ाई भुला नहीं। ये वो था जब शाह आलम बादशाह के लिए नए मुहावरे बने जो तंग से भरे। मसलन सल्तनत शाह आलम बस दिल्ली का, मतलब शाह आलम का राज बस दिल्ली से पालन। जी ये वही पालन है जो अब एयरपोर्ट के अंदर है, जो दिल्ली के बाहर। जब नजफ अली खान ने शाह आलम पर जंग का ऐलान किया तो शाह आलम इस्लाम ये काम नहीं कर सकते। फौज तैयार है, जगह गोकुलगढ़, मेवाड़ी रियासत का हिस्सा। मंजर तलवार है, खून है, गोश्त है, जो गिरता है वो धूल है, उससे भी ज्यादा धूल घोड़ों की है, मगर धूल में धूल नहीं, बारूद की धूल। क्योंकि इस जंग में बंदूकें हैं और तोपें हैं। ये जंग है छोटी सी मगर तेज। इसमें शाह आलम कमजोर होता जा रहा है। नजफ अली खान बड़ी तेजी से मुगल सल्तनत की ओर बढ़ रहा है। शाह आलम को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ये हारता जा रहा है। इतने में पालकी तेजी से आगे बढ़ती है। एक औरत पालके से निकलती है, पर्दा गिरता है, उसकी एक चीख से हजारों सिपाही निकलकर हमला करने के लिए शुरू हो जाते। घोड़े पर सवार बंदूक के लिए फायरिंग शुरू कर देते। नजफ अली खान घबरा जाता। शाह ने धर्म तो साथ नहीं लाया, मगर ये पालकी कैसे? नजफ अली खान हट जाता। वो औरत जो कुछ देर पहले पालकी से निकली थी वो शाह के पास आती कहती है, बादशाह आप फौरन सवार होकर दिल्ली पहुंचे। बादशाह कहते हैं कि एक ही बरस में 2 बार मेरी जान बचाई है ज़रूरी। बादशाह चला गया, ज़रूरी सब चली गई, मगर एक फसाना रह गया कि एक औरत आती सरदारों की तरफ से चादर बिछाती है और बाजू पलट जाती है, क्योंकि वो एक डायल वो डायल नहीं थी, वो एक लड़ाका था। मगर उससे पहले वो एक तवायफ था। तवायफ बनकर वो किसी के प्यार में पड़कर वो एक बीवी बनी। बीवी बनने के बाद बेवा बनी, बेवा बनने के बाद एक जागीरदार बनी, आखिर में उसने अपना मजहब बदलकर ईसाई बनी। एक कहानी है ज़ैबुन्निसा उर्फ फरजाना उर्फ बेगम समूह। Yeah.
मुझको दियो ईमान मेरो अल्लाह मेहरबान मेरो अल्लाह अल्लाह मेहरबान मेरो दिल्ली में था। उसे बुचर ऑफ पटना यानी पटना का कसाई कहा जाता क्योंकि उसने अंग्रेजों का कत्ल किया। इस वजह से उसे अंग्रेजों के दुश्मनों के तरफ से लड़ना पड़ा और उसे दुश्मनों से भागना भी पड़ता था। इसी वक्त वॉल्टर दिल्ली के चावड़ी बाजार में था। दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक तवायफों का एक मोहल्ला जहाँ पे लोग रोज पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए अब खुद को एंटरटेन करने के लिए जाते थे। वॉल्टर भी वहाँ घुस गया। वो एक कोना पकड़ के बैठ गया। एक खुशबू थी। तबले पर था पड़ी घुघरू की आवाज आई। उसकी नजर और फिर वो चुप गई। वॉल्टर उस लड़की के प्यार में पड़ गया। उससे कभी अलग नहीं हो पाया, चाहता भी तो नहीं कर सकता। उस लड़की का नाम फरजाना था, लेकिन अभी उसे कई नाम होने बाकी थे। दिल्ली से निकलकर फरजाना का नाम शमाले हिंदुस्तान में फैल गया। बेगम जोआना सोम्ब्रे यस्सम हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले के हिंदुस्तान की एक पहली और इकलौती कैथोलिक जागीरदार। वॉल्टर सिपह सालार था, लड़ाकों का एक समूह लीड करता था। तो बेगम समरू ने भी ठान ली कि पार्टनर की तरह मैं भी उनके साथ निकल पड़ूंगा। उनके साथ जंग में चली जाती थी। मर्दों के कपड़े पहनकर वो भी जंग में लड़ने लगती थी। वॉल्टर की मौत हो अपना जागीरदार बनाया, अपने ट्रूप्स का जागीरदार बनाया। उसकी मौत के बाद शाह आलम को कुछ समझ नहीं आया वो क्या करता, किसको लीड बनाता। उसी वक्त कुछ यूरोपीय ऑफिसर और 4000 सैनिकों ने एक पिटीशन साइन करके शाह आलम के पास भेजा, ये कहते हुए कि बेगम समरू को उनका लीड बनाना, सिपह सालार बनाना। ऐसे वो पहली हिंदुस्तान की कैथोलिक जागीरदार। उसके बाद बेगम समरू को एक फ्रेंच आदमी थे, वो सोल्ट पसंद आ गया, वो उसके प्यार में पड़ गए। दोनों ने ठान ली कि जो भी करेंगे साथ में करेंगे। सब राजकाज सब कुछ छोड़कर दोनों भाग गए। उनके ट्रूप्स ने मुंह फेर लिया, सब इनका शिकार कर रहे हैं। दोनों ने ठान ली कि एक मरा तो दूसरा भी मर जाए। अपने अपने घोड़े पर दूसरी अलग अलग तरफ भागने। वॉल्टर ने पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और पलट कर देखा तो देखा कि बेगम समरू ने अपने आप पर एक सुई फूकी। ये देखकर उसने अपनी पिस्तौल निकाली, अपने सर पर रखी और अपने आप को मार दिया। हैरत की बात यह थी कि बेगम समरू को लगी हुई सुई उनकी फंसी से टकरा कर फिसल और वो मरी।
यूरोपीय ऑफिसर को उसने पैगाम भिजवाया कि ऐसा हुआ। ऑफिसरों ने मान लिया कि अभी फंसा दे, वापस लौटी समरू ने प्यार से तौबा किया। इनको समरू नाम दिया, वॉल्टर सॉम्बरे के। फरजाना तो इनका नाम था। इनको सेबुन्निसा का खिताब कुछ ऐसा मिला। सेबुन्निसा बाइबल के पास एक लड़ाई को लीड करने में लगी हुई, एक जंग चल रही थी। उसी वक्त गुलाम कादिर नाम के एक बगावती ने शाह आलम के महल पर हमला कर दिया था। उनको उन्हीं के महल में कैद बना के रख दिया। संदेशा मिलते लड़ाई छोड़कर बेगम समरू सीधा जाकर महल पर मुगल दरबार की ओर जाके उन्होंने हमला शुरू कर दिया। इतने खतरे के बीच जाकर उन्होंने शाह आलम को सही सलामत बचा लिया। उस वक्त उन्होंने बेगम समरू को यह खिताब दिया, सेबुन्निसा उर्फ बेगम समरू उर्फ फरजाना। सेबुन्निसा का मतलब खूबसूरत, उम्दा। That was a tribute to her fearlessness. Now, it's about another courtesan whom you've seen, you know, you've seen her painting, more or less in a Rajinikanth film. I think so. Chandramukhi's character was inspired by a mystical singer Veena, who devoted her whole life to Krishna. Likewise, Chandramukhi devoted her whole life to Devadas. Whether she existed is left to our imagination, because all we know of her is through a famous painting by a contemporary artist, Toda. This is a tribute to Chandramukhi.
बज़ुम तेरे जख्म हर वक्त, बता इनके बुझने की तारीफ क्या है, कि मेरी शायरी अब हर शायरी जैसी है।
This is a gift for our performers. एक पौधा obviously और एक बैच है जिसमें लिखा है मेहमान और ये बैच के थ्रू आप हमारे सारे प्लेस आगे फ्री में देख सकते हैं. This is a gift from our side. Thank you so much. Please.